मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉल्यूशंस को याद मत करिए 45 मिनट्स। तो सबसे पहले है ना, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, वो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद कॉन्सेप्ट्स को समझिए, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिए। फिर यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं बचा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी वेरी क्विक, और जैसे एग्जाम आया तो एकदम से पीक, फिर एग्जाम खत्म, फिर हम बिल्कुल बिलो लेवल पर आ गए। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल and your exam preparation is going good। आज मैं इस वीडियो में सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन करने नहीं जा रहा। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो उनका जेई का एग्जाम हो या फिर चाहे उनका ये नीट का एग्जाम हो, वो उस प्रिपरेशन के दौरान उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ खास, मतलब आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको लेकर के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बार डाउट पूछा है। और आपको ये जानकर के थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि ये जो डाउट है ना, वो सब्जेक्ट रिगार्डिंग नहीं है। मतलब मुझसे फिजिक्स के इतने ज्यादा डाउट नहीं पूछे गए जितना ज्यादा इस प्रॉब्लम को लेकर के पूछा गया। और वो प्रॉब्लम क्या है पता है? कि सर हमारी प्रिपरेशन काफी स्मूथ है, हमने सारे क्लास नोट्स पढ़े हुए हैं, होमवर्क रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, या फिर हम उस एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। हमें एकदम से बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होने लगती है, एकदम से काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। इवन ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत आसान है, हम उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में नहीं होते, जब उन क्वेश्चंस को घर आकर के दोबारा से रीअटेम्प्ट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, अबाउट 40 to 50% क्वेश्चन जो कि वहां इवन एग्जाम में मुझे समझ भी नहीं आया था, घर पर आकर के मुझसे सॉल्व हो जाता है। तो मुझे सर ये समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहां हो रही है। ये आवाज सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये मैं आपकी कहानी अपनी मुंह जुबानी बता रहा हूं, और मैं जानता हूं कि लगभग 95% स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और हम हमेशा जब भी इस प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि उन 3 घंटों में हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसकी प्रॉब्लम की जो बेसिक जड़ है ना, उसको हम समझ ही नहीं पा रहे। वो 3 घंटे इंपॉर्टेंट नहीं है, उन 3 घंटों से पहले 3 हफ्तों में आपने जीवन में क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड करेगा कि आप उस एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। आप वहां पे क्वेश्चंस को पढ़ करके नर्वस फील करेंगे या फिर एक्साइटेड फील करेंगे। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वो 3 घंटे नहीं, उस एग्जाम से पहले लास्ट 3 वीक में आपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की रोल है। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर? होमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, लेकिन आप होमवर्क को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट। क्या आप होमवर्क को अटेम्प्ट करते समय टाइम बाउंड्री सेट करते हैं? क्या टाइम लिमिट के अंदर आप होमवर्क को कंप्लीट करते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्हें किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो वो टाइम लिमिट सेट ही नहीं करते। वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं रिलैक्सिंग मोड में, एकदम से चिल होकर के क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, फिर उस क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर दिए हुए उनको लिखते हैं और आराम से सॉल्व करते हैं। मतलब वो अपने ब्रेन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट नहीं होने देते, और उन 10 क्वेश्चंस को जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में आराम आराम से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो होमवर्क कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, होमवर्क को टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना सीखिए जनाब। मतलब जब भी आप होमवर्क अटेम्प्ट करना शुरू करें ना, तो सबसे पहले आपको टाइम लिमिट सेट करनी कि मैं अभी इस ड्यूरेशन में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला हूं,
और उसके हिसाब से आप टाइम लिमिट सेट करिए। अगर मान लीजिए बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं तो ऑन एन एवरेज आप 2 से 3 मिनट दे सकते हैं। अगर थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को 5 to 6 मिनट दे सकते हैं। तो जैसे मैं बोल सकता हूं कि एक एक्सरसाइज सॉल्व करता हूं और उसमें थोड़ा सा मिसलेनियस प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं और सपोज वो क्वेश्चंस हैं 10, तो 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं वहां पे टाइम लिमिट सेट कर सकता हूं कि लाइक 45 मिनट्स। तो सबसे पहले आप टाइम लिमिट सेट करिए, आप उस टाइम लिमिट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, देन यू विल फील द प्रेशर। और ये प्रेशर आपको वही एहसास दिलाएगा जो आपने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फील किया, फिर आपको समझ में आएगा। और इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा एक और, कि अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद सपोज वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, तो आप लोग क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ते रहते हैं, दोबारा से रीअटेम्प्ट करते रहते हैं, और ऐसा कई बार होता है कि एक ही क्वेश्चन में वो अपने 30 to 40 मिनट वेस्ट कर देते हैं। और इस चक्कर में पता है क्या होता है, फिर उनका सभी सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाता। क्या आप एग्जाम में भी यही एटीट्यूड से सॉल्व करते हैं? क्या एग्जाम के दौरान आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो क्या आप उसी क्वेश्चन को लेकर के बैठे रहते हैं? क्या नहीं बैठते ना। क्या करते हैं, आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 10 मिनट तक उस क्वेश्चन में आप टाइम देते हैं, और अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उस क्वेश्चन को लीव करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको यही सेम एटीट्यूड शो करना होगा जब आप होमवर्क को अटेम्प्ट कर रहे हैं। होमवर्क को अटेम्प्ट करते समय मैक्सिमम आप एक क्वेश्चन में फर्स्ट अटेम्प्ट में 7 to 8 मिनट ही दीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो कितना बोला मैंने? मैक्सिमम टाइम आप 7 से 8 मिनट दीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, 7 से 8 मिनट में डिसाइड हो जाएगा कि वो क्वेश्चन मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है नहीं हो रहा, मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए, क्योंकि आप टाइम लिमिट सेट कर चुके हैं। ऐसा मत करिए कि किसी क्वेश्चन में फंस गए और हम 30 मिनट या 35 मिनट तक उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। नहीं, योर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी वेरी क्विक। आपको क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है, क्वेश्चन को तुरंत समझना है और तुरंत अटेम्प्ट करना है। उसी एटीट्यूड के साथ अटेम्प्ट करना है जिस एटीट्यूड से आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। आपको पता है कि एग्जाम में आपके लिए एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर घर पर जब आप होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो फिर आपके लिए एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? जब आप घर पर बैठ करके होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आप इतना रिलैक्स मोड में क्यों होते हैं? ऐसा नहीं करना। आपको पता होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई एक इन्विजिलेटर आपके पास में आ जाए और आपसे पेपर पे साइन कराने लगे तो आपको कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आपको उस समय वो जीवन के 15 सेकंड ऐसे लग रहे होते हैं वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन आप घर पर जब होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपके लिए 15 सेकंड 15 मिनट भी इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप कभी कभी 15 मिनट तक बैठ करके कुछ भी सोचते रहते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज करते रहते हैं, मोबाइल फोन चलाने लग जाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते दौरान। तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को नहीं करना। मतलब होमवर्क अटेम्प्ट करते समय बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जैसा कि आप ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन में करते हैं। वहां पर भी आप बहुत सिंसियर होते हैं और उस एक एक सेकंड को आप अपनी लाइफ का बेस्ट देना चाहते हैं, तो होमवर्क अटेम्प्ट करते समय भी आपको ऐसा ही करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी वेरी क्विक। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैक्सिमम 7 से 8 मिनट पहले अटेम्प्ट में दीजिए, नहीं बनता मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाइए। क्या समझ में आया? अगर आप ऐसा करेंगे ना तो पता है आफ्टर द 45 मिनट्स you will feel the extreme level of pressure on your mind। और अगर ये प्रेशर आपने हर दिन फील करना शुरू कर दिया ना तो आफ्टर अ सम टाइम ये आपको प्रेशर फील ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी इस प्रेशर को क्या कर लेगी? एडेप्ट कर लेगी, और उसके बाद ये सिचुएशन आपके लिए एक नॉर्मल हो जाएगा। और ये जिसे आप एग्जामिनेशन प्रेशर बोल रहे हैं ना, वो प्रेशर होगा नहीं, इट्स लाइक अ नॉर्मल प्रेशर। आपको मैं बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको पता है कि इस समय एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसकी वैल्यू अबाउट कितनी है? 1.01 × 10⁵
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब इस समय आपकी बॉडी के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर में 10⁻⁵ न्यूटन, मतलब 1,00,000 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर लग रहा है। लेकिन क्या आपको वो प्रेशर फील हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि बचपन में जब से जन्म लिया है ना, तब से हम उस प्रेशर को फील करते हुए आ रहे हैं। तो आज हमारे लिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक नॉर्मल प्रेशर है। तो बिल्कुल जनाब, आपको ऐसा ही तो करना है। वो जो एग्जामिनेशन प्रेशर है ना, उसे भी हमें एक नॉर्मल प्रेशर बनाना है। उसको हमें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। और वो नॉर्मल कैसे बनेगा? जब आप उस प्रेशर को अपनी ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन हर दिन फील करेंगे। और वो फील कब होगा? जब आप अपने होमवर्क को टाइम लिमिट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला अटेम्प्ट बहुत क्विक, विद इन द टाइम लिमिट। और जब टाइम लिमिट ओवर हो जाती है तो उन क्वेश्चंस को दोबारा से री अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चंस आपसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए थे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप सभी सब्जेक्ट्स का होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके किसी एक आध सब्जेक्ट का होमवर्क स्किप कर जाए, क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन में जहां फंसेंगे उसको लेकर के आप बैठे नहीं रहेंगे, उसके बाद आप आगे मूव करेंगे। तो जब आपके सारे सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर क्या करना है? उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करना है जो आपको पहली बार में समझ नहीं आए। क्लियर है मेरी बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके जो नंबर ऑफ स्टडीज आवर है ना, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए। जनरली मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन से एक वीक पहले अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा देते हैं। उनके नंबर ऑफ स्टडी आवर्स मैक्सिमम हो जाते हैं, और जैसे ही एग्जाम ओवर हुआ उसके बाद एकदम चिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट 21 डेज बाद अगला एग्जाम आता है या अगला कोई रिव्यू टेस्ट आता है, तो पहले 1-2 हफ्ते बिल्कुल चिल रहते हैं, बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में रहते हैं। और जैसे ही एग्जाम नियरर आता है तो एकदम से उनकी एफिशिएंसी पढ़ने की फिर से इंक्रीज होने लग जाती है। मतलब आप खुद सोचिए कि आपका पढ़ने का ग्राफ किस तरीके से वेरी करता है, कि जब तक एग्जाम नहीं है तब तक तो हमारा ग्राफ किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से। और जैसे एग्जाम आया तो एकदम से पीक, फिर एग्जाम खत्म, फिर हम बिल्कुल बिलो लेवल पर आ गए और फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। भैया हार्ट बीट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है? अगर आप इस तरीके से फ्लक्चुएशन है ना आपके नंबर ऑफ स्टडीज आवर में और लेवल ऑफ सिंसियरिटीज में, अगर आप हर दिन सेम लेवल का एफर्ट नहीं मारते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर कितना भी पोटेंशियल हो, फिर भी आप अप टू द लेवल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस ऐसा करने से आपकी जो एफिशिएंसी है ना, ब्रेन की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। एक बात बताओ, आप मानते हो ना कि ब्रेन इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीन? और अगर हम ये चाहते हैं कि वो मशीन आपका बेस्ट आउटपुट दे, मतलब बेस्ट एफिशिएंसी पे वर्क करे, तो वो बेस्ट एफिशिएंसी पे तभी वर्क कर पाएगा जब आप उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे। अगर आप अपने ब्रेन के ऊपर हर दिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, मतलब हर दिन आपके नंबर ऑफ स्टडीज आवर सेम रहते हैं, आपके ऊपर इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका नेक्स्ट वीक एग्जाम है या नहीं, एग्जाम हो या ना हो, आपके नंबर ऑफ स्टडीज आवर थ्रू आउट द जर्नी फिक्स रहते हैं, इवन एग्जाम होने के बाद भी फिक्स रहते हैं। तो आपकी बॉडी ये चेंजेस फील नहीं होते, तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। समझिए भाई, वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसमें आप इस तरीके की फ्लक्चुएशंस मत कराइए। अगर आप फ्लक्चुएशन करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट होंगे, और हो रहे हैं। आपको ये जो प्रॉब्लम फेस हो रही है ना कि एग्जाम के दौरान माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है, खुद सोचिए उन 3 घंटों में आप उस ब्रेन के ऊपर कितना एक्सट्रीम प्रेशर डाल रहे हैं, और वो प्रेशर जो उन 3 घंटों में वो ब्रेन फील कर रहा है, उसने पिछले 20 दिनों में कभी फील ही नहीं किया। पिछले 20 दिन तक वो ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहता था, क्वेश्चंस को रिलैक्स मोड में पढ़ता था, कोई किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं थी, आराम आराम से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे। लेकिन उन 3 घंटों में जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए थे, तो हमने एकदम से उस पर एक्सट्रीम प्रेशर डाल दिया, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर देगा। यार वो उस प्रेशर के लिए हैबिचुअल ही नहीं है।
इस बात को आप समझे, वो कैसे फील करेगा, उसने पिछले 3 हफ्तों में वो प्रेशर कभी फील ही नहीं किया, और आप एक दिन उसके ऊपर इतना एक्सट्रीम प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, एट द एंड आपकी एफिशिएंसी बहुत खराब हो जाएगी। और यही मेन रीजन है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये समझिए कि हमें क्या करना है, अपने नंबर ऑफ स्टडीज आवर को फिक्स रखना है। वो एग्जाम्स की डेट के हिसाब से फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए। तो प्लीज सेकंड पॉइंट, बी केयरफुल, स्टडीज आवर को क्या करें भाई, फिक्स करें। और मैं चाहूंगा कि ये जो ग्राफ आपका जो फ्लक्चुएट कर रहा है ना, प्लीज ट्राई इस ग्राफ को इस तरीके से स्टडी स्टेट में लेकर के आए, या हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ को धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करें, इस तरीके के फ्लक्चुएशंस ना लेकर के। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया। तो होमवर्क अटेम्प्ट करते समय आपका क्या एटीट्यूड है जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दिस इज इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। मैंने जनरली देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या ड्यूरिंग द क्लासेस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होता है कि कैसे भी करके बस उनका आंसर मैच कर जाए। उनको कॉन्सेप्ट से कोई मतलब ही नहीं होता, और वो हमेशा हर चीज में रट्टा मारते हैं कि इस तरीके के सवाल ऐसे सॉल्व होंगे, इस तरीके के सवाल ऐसे सॉल्व होंगे, रेदर देन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। और ये है एक बहुत बड़ा ब्लंडर। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जब हम किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ आंसर निकालें, और आंसर कैसे भी आ जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि इवन हम गलत मेथड लगा के भी आंसर निकाल देते हैं, तो वो नहीं करना। इस बात को थोड़ा सा समझें। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इस गिवन क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, जो भी वर्किंग प्रिंसिपल यूज हुआ है, कोई भी थ्योरम अगर यूज हुई है, तो ये स्ट्राइक कैसे किया। मतलब मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे पता चलेगा कि यहां पर मुझे ये फॉर्मूला यूज करना था, व्हाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था फिजिक्स में, मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा और मैंने कहा कि यार इसका तो आंसर आ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, है ना। मैंने कहा 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी आपको, एक इक्वेशन होगी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब वहां पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट उसने लिखा यूज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, 2 इक्वेशंस बनाई, सॉल्व कर दिया, और वो इस समय बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि वाओ मेरा आंसर मैच कर गया, मैंने 2 इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लिया। वो 2 इक्वेशन को सॉल्व करके बहुत एक्साइटेड है। जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना आपका ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब सर ने ये बोला ना कि यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम, पहली इक्वेशन, एंड द सेकंड वन इज यूज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे स्ट्राइक किया, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना, तो वहां पे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको बहुत एफर्ट मारने होंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये किस चैप्टर से है क्वेश्चन, फिर आपको ये खुद सोचना होगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट से अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकता हूं। लेकिन ऐसा तो हम होमवर्क अटेम्प्ट करते समय कभी करते ही नहीं। होमवर्क अटेम्प्ट करते समय ऑब्वियस सी बात, हम टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ रहे होते हैं। तो सपोज आज क्लास में आपको पढ़ाया गया वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेशंस, और उसके ऊपर आपको कई सारे सवाल कराए गए और फिर आपको होमवर्क दे दिया गया। अब ऑब्वियस सी बात है जो उस दिन होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क कहीं ना कहीं वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड रहेगा। अब घर गए, क्वेश्चंस को पढ़ा, हमने सॉल्व किया। कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जहां पे हमने सोचा भी नहीं कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमें पहले से पता था कि आज जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आंसर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आएगा, और हमने ऐसा किया, हमारे आंसर आ गए, आंसर मैच हो गए, वी आर टू मच एक्साइटेड एंड सो ऑन। लेकिन जब कल एग्जाम में वो सवाल आएगा तो वहां लिखा थोड़ी ना होगा कि ये सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम से होगा, वहां एक बड़ा गैप क्रिएट होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो फिर वहां पर क्या होगा कि क्वेश्चन आने के बाद भी आपसे सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि आपको क्लिक ही नहीं करेगा कि मैं वो 2 इक्वेशंस कैसे बनाऊं। तो हमेशा इस बात को समझिए कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर,
चाहे वो क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का हो, हर सवाल को सॉल्व करने के बाद जब आपका आंसर मैच हो जाए तो अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछिए कि ये मुझे कैसे स्ट्राइक किया, कि मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रिंसिपल या ये थ्योरम यूज करनी थी। अगर आपने ये एटीट्यूड डेवलप कर लिया तो मैं सच बता रहा हूं, इसके आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मोस्ट ऑफ द टॉपर्स स्टूडेंट्स जो है ना, जो बहुत शानदार रैंक्स के साथ एग्जाम्स को क्रैक कर चुके हैं ना, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद सिर्फ आंसर निकालने के बाद आगे नहीं बढ़ते, वो आंसर निकालने के बाद अपने आप से ये सवाल जरूर पूछते हैं कि ये कैसे स्ट्राइक करेगा। वो एक चार्ट बनाते हैं कि अगर मुझे ये फंक्शन दिया है तो इससे यहां तक पहुंचना है तो क्या मैं ये यूज कर सकता हूं, मुझे अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है तो मुझे कैसे लिंक होगा। तो वहां से उनको समझ में आया कि जब भी हमें स्पीड और पोजीशन के बारे में कोई रिलेशन निकालना है तो शायद मैं वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं। तो समझ में आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, डोंट मग अप द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को याद मत करिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए। क्लियर? तो दिस इज द सेकंड वन, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज कैजुअल बिहेवियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। कैजुअल बिहेवियर क्या है? हम हर क्वेश्चन को सेम इंपॉर्टेंस देते ही नहीं। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो पहले क्वेश्चन में हमारा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बहुत हाई होता है। उस क्वेश्चन को दो बार पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसको दो बार अंडरलाइन करते हैं, अलग ही एक्साइटेड होते हैं। और सपोज मान लीजिए वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो आपसे हुआ ही नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे हुआ ही नहीं, तो हमारा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को जब हमने अटेम्प्ट किया तो फिर से हमने एक्साइटमेंट दिखाया, और सपोज सेकंड क्वेश्चन भी ड्यूरिंग द एग्जाम आपसे नहीं हुआ। अब इसके बाद आता है मेन टर्निंग पॉइंट। जब आपसे दो सवाल नहीं होते आप एकदम से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एकदम से नर्वस हो जाते हैं, आपका जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है वो एकदम से सडन डाउन चला जाता है। और पता है फिर क्या होता है? जब हम तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं तो हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो चुका होता है। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही बाय डिफॉल्ट हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे होगा ही नहीं, और हो सकता है कि वो उस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन हो। दैट इज द टर्निंग पॉइंट, और ये डिसाइड करता है कि आप उस एग्जाम को क्रैक करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब अगर आपने तीसरे सवाल में वही लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दिखाया जो आपने पहले सवाल में दिखाया था, उसी एनर्जी के साथ उतना ही फोकस होकर के उस सवाल को पढ़ा जिस तरीके से आपने पहले सवाल को पढ़ा था, तो मैं बता रहा हूं कि यह है आपका सक्सेस मंत्र। तो आपको यह समझना होगा कि आपका बिहेवियर कैजुअल नहीं होना है। आपके लिए उस पेपर का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप हर क्वेश्चन को तवज्जो दें भाई। पहले दो सवाल नहीं बने इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तीसरा सवाल मुझसे नहीं बनेगा। तीसरा सवाल मुझसे बन सकता है। जब आप पहला सवाल कर रहे हैं और उस पेपर का आखिरी सवाल कर रहे हैं, उस समय आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आना चाहिए। और अगर ये एटीट्यूड आपने डेवलप कर लिया, ये कैसे डेवलप होगा? जब आप होमवर्क अटेम्प्ट कर रहे हैं, होमवर्क अटेम्प्ट करते समय आप इसी तरीके का बिहेवियर दिखाइए। लेकिन मैं जनरली देखता हूं कि स्टूडेंट से 3 या 4 सवाल जब एक्सरसाइज के नहीं होते, वो एक्सरसाइज को क्लोज करके साइड में रख देते। भी सपोज फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में पहले 3 या 4 सवाल नहीं हुए, उन्होंने क्लोज करके साइड में रख दिया, केमिस्ट्री ओपन कर लिया। नहीं भाई, यही तो मेन टर्निंग पॉइंट है। आपसे 4 सवाल नहीं हुए, आपने गिव अप नहीं किया, 5वें सवाल को उसी एनर्जी के साथ दोबारा से अटेम्प्ट किया। मैं बता रहा हूं बस यही करना है। अगर आप ये सीख गए ना तो सच में आपके रिजल्ट में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे ना, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो हर सवाल को इज्जत देनी है जनाब। ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हम उनमें बहुत ही कैजुअल हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा नहीं है। जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो एकदम से फोकस होकर के कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। चाहे क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का हो, चाहे वो क्वेश्चन बेसिक एक्सरसाइज का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे आपके मॉड्यूल का हो,
किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, चाहे वो आई इरोडा का क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन को आपको इज्जत बराबर देनी है। जब आप सभी को सेम रिस्पेक्ट देंगे ना, तो क्वेश्चन भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन हम ऐसा कर कहां? जब हम आई इरोडा को सॉल्व करने बैठ जाए तो एकदम से इतने अलर्ट हो जाएंगे, और वहीं पर अगर हम कोई बेसिक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो हम एकदम से कैजुअल हो जाएंगे। क्यों भाई? ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जनाब। हर एक बेसिक से बेसिक कैलकुलेशन 2+2 भी करना है ना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ट्राई टू गिव द इंपॉर्टेंस टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैंने क्या बोला समझ में आया? जो उम्मीद है कि आप इन सभी चीजों को अपनी प्रिपरेशन से लिंक कर पा रहे होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही शानदार पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। थिंक देन राइट। लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा उल्टा है। हम पहले लिखते हैं और बाद में सोचते हैं। मैं क्या बोलने जा रहा हूं? मैंने जनरली देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्वेश्चन को इनकम्प्लीट पढ़े होते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, उससे पहले ही वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते, पेन उठाते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, इंटरमीडिएट किसी स्टेज में कहीं फंस जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तो दोबारा से देखते हैं, फिर पता चलता ओ शिट, मैंने तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, लेकिन यहां तो पता चला कि मुझसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया था। फिर हम उस कैलकुलेशन को पूरा कट करते हैं, और पता है आप इस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर। अगर आप फॉर एग्जांपल 60 मिनट्स पढ़ते हैं और आप पहले लिखते हैं बाद में सोचते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि आपकी एफिशिएंसी आधी तो वैसे ही होगी। क्वेश्चन को पहले प्रॉपर्ली रीड करना सीखिए, हड़बड़ाहट मत मचाइए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या डेटा दिया गया है, क्या पूछा गया है, एक एक स्टेप को सिंसियरली पढ़िए और थोड़ा सा पॉज लीजिए। 10 से 15 सेकंड एक बार सोचिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, जिससे आपके द्वारा जो एफर्ट हो रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जाए। और अगर आपके एफर्ट्स एक बार में सही डायरेक्शन में गए तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे, और इस तरीके से आपका टाइम होगा सेव। और जब टाइम सेव होगा ना, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट अप कर जाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा कहां? हम तो ऐसा करते ही नहीं। हमें क्लास के दौरान जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हम क्वेश्चन को इवन पूरा समझते भी नहीं है, उससे पहले हम आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है। हर एक मोमेंट डिसाइड करेगा कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप आंसर जल्दी दें, इंपॉर्टेंट ये है कि आप आंसर सही दें। इस बात को समझें। तो हमेशा याद रखिए कि पेन उठाने से पहले ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि जो मैं अब लिखने जा रहा हूं वो क्या है। तो पहले सोचना है, यू हैव टू थिंक, और फिर उसके बाद राइट, उसके बाद लिखना है। अगर ये अप्रोच आपने डेवलप कर लिया ना, वाकई में आप बहुत बड़े चेंजेस ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये एटीट्यूड मोस्ट ऑफ द टॉपर्स स्टूडेंट्स में देखा। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई बहुत डिसेंट रैंक के साथ क्वालिफाई किया ना, उनके अंदर मैंने ऑब्जर्व की है ये कॉमन प्रॉपर्टी कि उनके अंदर एक बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं है। वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार सोचते हैं और फिर पेन चलाते हैं, और एक ही बार में सही आंसर तक पहुंच जाते हैं, और बहुत सिस्टमैटिक रहता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम पता चला कि क्वेश्चन का आधा पार्ट यहां लिख रहे हैं, फिर यहां पे हमारे पास स्पेस नहीं बचा तो हमने क्वेश्चन का आधा पार्ट इधर लिखा, आधा सॉल्यूशन इधर है, आधा सॉल्यूशन इधर है। यहां बीच में इंटरमीडिएट स्टेज में हम कहीं फंस गए, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमने कहां पे गलती करी है। फिर अब हम उसका दूसरा पार्ट खोज रहे हैं, अब वहां पे सर्च का गेम चल रहा है कि अरे ये दूसरा हिस्सा कहां है, अरे दूसरा हिस्सा तो वहां पर है, अब वहां हम देख रहे हैं। और इस चक्कर में पता है क्या होता है, हमें उस क्वेश्चन में पहली बार में पता ही नहीं चलता कि हमने कहां मिस्टेक की हुई। तो प्लीज एक चीज और समझिए कि जब भी आप किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखें तो सिस्टमैटिकली एक ही जगह लिखने की कोशिश करें। इस एटीट्यूड को थोड़ा सा सुधारें। ये जो आप बाय पार्ट गेम खेलते हैं ना कि आधा सॉल्यूशन इधर लटक रहा है, आधा सॉल्यूशन इधर लटक रहा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपसे कहीं कोई एरर हो गया
तो उस एरर को फाइंड आउट करना आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा और आपकी मोस्ट ऑफ द एनर्जी उस एरर को फाइंड आउट करने में निकल जाएगी और इस चक्कर में आप उस क्वेश्चन से अपने फोकस को डेविएट कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई? आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के इस वीडियो में मेरी अगर एक एक बात को आपने बहुत ध्यान से सुना और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर लिया ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने जीवन में इस समस्या से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। जो आप हमेशा अपने टीचर से एक डाउट पूछते हैं ना कि सर एग्जाम में मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आई। और एक बात और बता देता हूं कि प्लीज क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आंसर देखना बंद करिए भाई। ये आप क्या कर रहे हैं? कई सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं और उससे पहले आंसर देख लेते हैं। ये बहुत गलत आदत है। इस आदत को जल्दी से जल्दी खत्म करिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखने के बाद अगर आप उसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि चाहे आप उसका आंसर निकाल भी लेंगे ना, फिर भी आप उससे कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आंसर देखने के बाद हमारा माइंड जो है ना वो कंस्ट्रेन हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचने के लिए। फिर हम सिर्फ और सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोचते हैं कि कैसे भी करके हमारा आंसर मैच हो जाए। अब आप सोचिए एग्जामिनेशन हॉल में तो ऐसा होगा नहीं कि आपको पहले से आंसर पता हो और फिर वहां पे चैलेंज फेस होता है, लेकिन घर पे होमवर्क करते समय हमें एक्सरसाइजेस के आंसर पहले से पता होते हैं, तो हम यहाँ पे आंसर की रख लेते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले से हमें आंसर पता है कि इसका ए और बी आएगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे भी आंसर ए और बी निकालना है। तो ये गलत आदत है, इसको सुधारिए। और कई बार तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स आंसर के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि एक बार तो एक ऐसा इवेंट हुआ कि एक स्टूडेंट का आंसर ए और बी आया, उसने आंसर की चेक करी तो उसमें आंसर दिया हुआ था ए बी और डी, मतलब आंसर्स जो थे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था ए बी डी। फिर उसने दोबारा से डी ऑप्शन को पढ़ा और डी ऑप्शन को पढ़ने के बाद कहता है ओ शिट, डी ऑप्शन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, पता नहीं मैंने ये सिली मिस्टेक कैसे कर दी। और फिर उसके बाद उसने उस क्वेश्चन पे ऐसे टिक कर दिया, हाँ हो गया और इसका आंसर एबीडी होगा। आई वॉज ऑब्जर्विंग, मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा डी कैसे होगा, उसके पास आंसर नहीं था, वो कंप्लीटली ब्लैंक था। और मैंने बोला कि डी तुमने टिक किया तो बताओ तो सही डी कैसे होगा। तो मैंने जब उसको थोड़ा सा फोर्स किया तो उसने कुछ बोलना शुरू किया और वो रैंडमली कुछ भी बोल रहा था जिसका कोई सेंस ही नहीं निकला। मतलब एक्चुअली उसने बस अपने ब्रेन को ये समझा दिया था कि इसका आंसर एबीडी है और वो टिक करके आगे बढ़ रहा था। और मैं सच बता रहा हूं, कल अगर सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल आपके एग्जाम में आ गया ना, तो आप फिर से ए और बी ही टिक करके आएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस मोमेंट पर आंसर एबीडी बोल दिया है, लेकिन आपको डी ऑप्शन पढ़कर समझ ही नहीं आया है कि वो डी स्टेटमेंट आपको क्या कहना चाहता है। तो प्लीज आंसर्स देख करके अपने थॉट्स को मॉडिफाई करना बंद करिए। इस तरीके से आपकी जो स्किल है सोचने की, उसको आप कंस्ट्रेन कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं बता दे रहा हूं दावे के साथ, आपको एग्जाम में वो चैलेंज फेस होगा जो आप फेस कर रहे हैं। हमें आंसर से अपने थॉट्स को कभी चेंज नहीं करना। अगर आंसर एबीडी है, डी ऑप्शन पढ़िए, नहीं समझ आया उसको मार्क करिए, अपने टीचर्स के साथ उसको डिस्कशन करिए, और जब तक इस बात को आप डाइजेस्ट ना कर जाएं कि डी सही है, तब तक आप उस क्वेश्चन पे करेक्ट मार्क मत करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो जल्दी से जल्दी इन सभी चीजों को अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करिए और फिर देखिए कि आपके परफॉर्मेंस में किस तरीके के चेंजेस होते हैं। आपको याद होगा कि इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक हेडिंग डाली थी, हाउ टू इंक्रीज द स्कोर। तो ये है तरीका इंक्रीज करने का स्कोर। तो मैंने आज उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करी है कि हमें उन 3 घंटों में क्या करना है। आज मैंने चर्चा करी है कि अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान, उस एग्जाम से पहले हमारे जो 3 हफ्ते गुजरे हैं, उस दौरान हमारे होमवर्क को अटेंड करते समय क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमें किस क्वेश्चन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।